नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में सीटेट से संबंधित जो बाल विकास प्राथमिक स्तर पेडागोजी है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हैं इसमें, और जो कि सीटेट 5 जुलाई 2020 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, सीटेट जो 5 जुलाई 2020 निर्धारित है, हालांकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो है सर इसका पेपर कब होगा। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य है। तो बाल विकास से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है केवल बालकों का विकास, बी है केवल बालिकाओं का विकास, सी है बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास, और डी है बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो यहाँ बाल विकास यानी कि प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास। मित्रों, पेडागोजी एक ऐसा सूक्ष्म इकाई है, ये जो है इसमें मात्र आपको ये देखना होता है कि इसमें निगेटिव प्रश्न कर रहा है या फिर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव प्रश्न है तो आप पॉजिटिव जो है आंसर को खोजेंगे, यदि इसमें निगेटिव है तो आप निगेटिव जो है उत्तर को ढूंढेंगे। इन्हीं प्रश्नों में ही जो है छुपा रहता है आपका जो है ये उत्तर, लेकिन आप लोग जान नहीं पाते हैं। तो मित्रों, इसमें हम ये भी बताते चलेंगे कि नकारात्मक और सकारात्मक प्रश्नों को कैसे हम लोग ढूंढते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? आपका ऑप्शन है क्रो और क्रो, वाटसन, क्लर्क और बीच, या फिर मैकडूगल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये वाटसन, क्योंकि वाटसन ही जो है एक व्यवहारवादी थे और इन्होंने बताया कि जो बालक जो है जन्म के समय जो है समान ही होते हैं। उसके बाद ये 5 साल तक इतना ज्ञान जो है और इतना अनुभव अर्जित करते हैं कि आगे वो 10 साल तक इसका अपने अनुसार वो काम कर सकते हैं। तो ये बालक के ऊपर इन्होंने बताया था। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? तो बालकों में राष्ट्रीयता का विकास हो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, यानी कि नन्हे बच्चों की बात कर रहा है। तो अब इसमें आप लोग इसमें पूछ रहा है जो है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव ही उत्तर ढूंढेंगे, ना कि निगेटिव। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। तो मात्र राष्ट्रीय वेशभूषा धारण कर लेने से राष्ट्रीयता की विकास तो होगी नहीं। फिर है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम मात्र भाग लेने से नहीं होगा, ये भी जो है निगेटिव जाता है। सी ऑप्शन देखिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। देखिए विद्यालय, ये राइट आंसर जाता है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। यानी कि विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम होने से वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पीच वगैरह सब कुछ होता है। तो इससे बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। डी है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन, ये तो होगा नहीं। आइए अब अगला देख लेते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, या फिर संरचनात्मक उपागम, या फिर मानवतावादी उपागम। तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ये है सृजनवादी उपागम। क्यों होगा? क्योंकि वर्तमान की बात कर रहा है और वर्तमान में शिक्षा का जो स्तर है
वो बहुत ही आगे निकल चुका है और इसमें बालक अपने नए नए कार्य करता है, इसीलिए जो है सृजनवादी उपागम के नाम से जाना जाता है वर्तमान शिक्षा को। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर जो है क्या है, 5वां हमारा प्रश्न है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। तो बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 6 वर्षों में। जो 6 वर्ष है इसी में जो है बच्चे का जो मस्तिष्क का आकार है इस आयु में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। 5वें वर्ष में तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 6 वर्ष दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 वर्ष लगाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं 6वां नंबर। 6वां नंबर हमारा कह रहा है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें, मतलब कहने का मतलब है शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो किस कारण से है ये पूछना चाह रहा है। तो आपके ऑप्शन है शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया है इसीलिए है, नहीं ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन है अध्यापक बनाने की कला। डी है सीखने सिखाने की कला। तो मित्रों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जिसमें ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार से शिक्षण विधि का अध्ययन हो, वही जो है शिक्षा शास्त्र का वैज्ञानिक प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे बी एकदम राइट आंसर होगा। आइए आगे 7वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। 7वां नंबर है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है मनोविज्ञान का सिद्धांत। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स, डीवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 7वां हो गया, 8वां नंबर हम लोग देखेंगे। 8वें में कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन है उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण और प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है केवल शिक्षक बनाने की योग्यता प्राप्त करने हेतु। सी कह रहा है बच्चों के समुचित विकास के लिए। डी कह रहा है बच्चों के माता पिता की शिक्षा के लिए। तो मित्रों यहाँ पे देखिएगा कि जो बच्चों के माता पिता, ये तो होगा नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। फिर है बच्चों के समुचित विकास, मात्र बच्चों के समुचित विकास के लिए ही होगा नहीं। केवल शिक्षक बनने की योग्यता, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा एक ऑप्शन, उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां नंबर हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नकारात्मक हमें उत्तर ढूंढना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है इसीलिए नहीं मानना चाहिए। बी कह रहा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है इसलिए नहीं मानना चाहिए। या फिर सी कह रहा है अनअधिगम की सीखने की प्रक्रिया है इसलिए नहीं मानना चाहिए। या फिर डी कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे ये सब सही हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है ये भी है, और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया की विशेषता में है, ये सब आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि नहीं मानना चाहिए, तो नहीं कह रहा है। अब देखिए डी ऑप्शन इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान, मात्र शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है कि जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए
आगे देख लेते हैं 10वां नंबर। हाँ, आगे प्रश्न है, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे। तो मित्रों, यहाँ सबसे पहले सीटेट में यही देखना होता है कि उसकी भाषा को पकड़ना होता है। क्रियात्मक शोध, ये लाइन आप देख रहे हैं, क्रियात्मक शोध का मतलब होता क्या है, पहले इसको आप लोग जान लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक शोध किसी भी समस्या का जब समाधान करने के लिए जो शोध होता है उसी को कहते हैं क्रियात्मक शोध। तो किसी की समस्या, तो समस्या आप देखिए किसमें है, ए ऑप्शन आपका देखिए इसमें राइट आंसर जाता है। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने की कौशल विकसित कर पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर जाता है। हालांकि बी सी डी ये भी जो है सही है, कुछ हद तक अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, ये सब भी सही है। लेकिन इनमें जो सही उत्तर जाता है, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, ये वाला ऑप्शन ये जो है जाता है राइट आंसर। क्योंकि क्रियात्मक शोध का मतलब ही होता है कि किसी भी समस्या का जब समाधान करने के लिए जो शोध उत्पन्न होता है उसी को क्रियात्मक शोध जो है कहा जाता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे, इसमें आगे है 11 नंबर, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यासकार से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम, ये नियम है मित्रों थांडाइक का, और इन्होंने 3 नियम बताए थे, एक तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत, जो सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने दिया था थांडाइक ने, ये तत्परता पे दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि तत्परता से। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक आप किसी नियम को या किसी भी समस्या को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही जाता है। आइए आगे देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किस अवस्था में ये बात कहने का मतलब है कि किसमें है, किशोरावस्था से जुड़ा है या फिर प्रौढ़ावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक की जो परिपक्वता होती है, कि मानसिक का अधिकतम जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है, और इसमें जो है ऊंचाइयों को छूने के लिए ये प्रेरित होता है, इसमें किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। तो मित्रों, इसमें जो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। आइए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इनकी बात कर रहा है। तो इसमें देखिएगा, अनुकरण ये भी सही है, प्रशंसा एवं निंदा ये भी सही है, प्रतियोगिता ये भी सही है, और डी वाला ये सभी की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। अब इसमें देखना ये है कि एकदम राइट आंसर कौन जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित, यानी यहाँ प्रभावित को आप यहाँ पे प्रेरित के रूप में समझ लीजिए कि कितना प्रेरित, यानी कि कितना प्रभाव डाल रहा है सीखने में, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से कारक। तो अनुकरण, आप जिस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो बच्चा भी देखता है, तो उसका अनुकरण। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो बच्चा देखता है, वो भी कहता है हम भी साइकिल चलाएंगे। प्रशंसा एवं निंदा, बच्चे के सामने जो है उसकी प्रशंसा किसी बच्चे से कर रहे हैं तो बहुत मग्न हो जाता है। प्रतियोगिता, आप कहते हैं कि मैं प्रतियोगिता को एक तरफ से जो है समझ लीजिए कि पुरस्कार के रूप में कि तुम ये सामान ले आओगे तो मैं तुम्हें जो है इतना पैसा दूंगा या ये चीज़ दे दूंगा। तो इसके माध्यम से ये बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए ये जो है यहाँ
डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होता है। तो आइए अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी है पुरस्कार एवं दंड, सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना, या डी है उपर्युक्त सभी। यानी कि उपर्युक्त का मतलब होता है ये तीनों। तो बालक के सीखने में जो प्रेरणा किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो ये माना जाता है सारे, यानी कि डी ऑप्शन, यानी ये सभी। डी वाला ऑप्शन सही जाता है। यानी बालक के वैयक्तिक आदर करके और पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से, यानी पुरस्कार देते हैं तो भी बालक काम करेगा, यदि उसे दंडित करके जो है कोई काम करवाते हैं तो भी बालक काम करेगा, प्रशंसा करके करवाते हैं तो भी काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे है 15 नंबर, आइए देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो बालक केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र मान करके शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, यानी निगेटिव पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है आपके गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी है बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना, डी है बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है यह है आपका जो है, इसमें राइट आंसर जाता है ए वाला ऑप्शन, यानी कि गृह कार्य प्रदान करना ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो है नहीं आता है। बाकी ये तीनों आते हैं, यानी बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ये भी आता है, सी है बालक के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना ये भी आता है, और बालक की सृजनात्मकता यानी कि नए नए कार्य करने के लिए बढ़ावा देना तो ये भी आता है। तो मात्र जो है इसमें गृह कार्य यानी ए वाला ऑप्शन इसमें जो है सही जाता है कि जो है इसमें नहीं होगा, गृह कार्य जो प्रदान किया जाता है यही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे निगेटिव उत्तर भी ढूंढना है। तो आइए अगला देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डांट है किस समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है, ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, या फिर विप्रिय चिंतन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, कार्य कारण। यानी एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये उसके कार्य कारण पर जो है निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए आगे 17 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर कहता है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वह उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इसकी जानकारी जो है इन्हें क्या करने के लिए दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है कार्य समाप्त होने के बाद दी जानी चाहिए, बी है कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, सी है कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, डी है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे देखिए कि इसकी जानकारी जो देने की बात कर रही है, तो इसमें दो ऑप्शन तो पहले कट जाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं है, आवश्यकता तो है ही। सी है कार्य के बीच में एक ही बार क्यों देंगे, हम यहाँ पे बार बार देंगे तभी तो बच्चा जो है आगे बढ़ पाएगा। अब हमारा बचता है दो ऑप्शन कि कार्य समाप्त होने के बाद दी जानी चाहिए या फिर कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला ऑप्शन भी कट जाता है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कार्य समाप्त होने के बाद दी जाए तो कार्य जब समाप्त हो जाएगा, जब आप उसको देंगे सीखने के लिए कोई चीज़, तो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बी है कार्य करते समय सतत रूप से देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी
कार्य करते ही समय ही सतत रूप से दी जानी चाहिए। ये इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। यदि कोई बच्चा जो है आपकी कक्षा में अधिगम में अक्षम यानी सीखने में थोड़ा नरमी बरते यानी कि सीख कम पाए तो आप उसमें क्या करेंगे, ये प्रश्न जो है इसमें कह रहा है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा है नहीं कि आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये वाला विकल्प जो है एकदम गलत हो जाता है। फिर है बी, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सीखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये बी वाला राइट आंसर जाता है कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है, इसको पहले उसको जानेंगे फिर उसके बाद उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। सी कह रहा है कि इसके अतिरिक्त कक्षा लेंगे। भाई बच्चा है, अधिगम में अक्षम है, नहीं सीख पा रहा है, तो आप दूसरी कक्षा थोड़ी ना लेंगे, उसको सिखाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी एकदम गलत हो जाता है। डी है उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि बुद्धिमान बच्चों के साथ, क्योंकि हर बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर बनता है ये बी वाला ऑप्शन बनता है। तो आइए 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें नहीं यानी कि निगेटिव की बात कर रहा है, तो हम लोग निगेटिव क्वेश्चन को ही ढूंढेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले एनसीएफ का मतलब समझेंगे कि एनसीएफ का मतलब होता क्या है। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में ये बताया गया है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, डी है परीक्षाओं में लचीलापन भी लाना। तो ये तीनों जो है इसमें सही हो जाते हैं, यानी कि बी वाला ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, फिर है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, डी है परीक्षाओं का लचीलापन। ये तीनों जो है सही यानी पॉजिटिव में जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो नहीं पूछ रहा है यानी कि निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव में हम चले जाएंगे ए वाला ऑप्शन, यानी कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक से मुक्त रखना। ये इसमें इस बात के लेकर के नहीं कही गई है। आइए आगे देख लेते हैं 20 नंबर। कह रहा है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो क्या प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि नैतिक विकास के चरण, यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर जोर दिया था। तो आइए 21 नंबर हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 21 नंबर कहता है कि कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, या फिर इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो मित्रों यहाँ पे कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है हर प्रकार से बच्चा हर चीज़ को सीख सके। तो इसमें आप पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पे आप जाएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो देखिएगा इसमें डी वाला ऑप्शन। इसमें देखिए कि इस प्रकार से हो कि एक दूसरे से बातचीत, अगर ये एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे तो इनका भाषा का विकास कैसे होगा, इसलिए ये नहीं होगा, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम गलत जाता है। फिर उसके बाद है एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। एक ही लाइन में बच्चों को बैठाने से कोई फ़ायदा नहीं, अलग अलग हर दिन अलग अलग लाइन में बैठाना चाहिए। बी है रोज़ एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी नहीं करनी चाहिए, इनसे इनकी जो है मानसिकता घट जाती है। तो बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। अब बचता है एक ऑप्शन,
कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, यानी कक्षा कक्ष में जिस तरह से गतिविधि हो, जिस तरह से समस्या हो, उसी के अनुरूप बच्चों को ढालना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन एकदम राइट जाता है। तो आइए 22 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर में है अंत वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि अंत वैयक्तिक बुद्धि होता क्या है। अंत वैयक्तिक बुद्धि से हमारा जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य है कि जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों को पहचान ले, वही होता है अंत वैयक्तिक बुद्धि। तो आप इसमें खोजिए कि ये अलग अलग व्यक्ति से संबंधित कहाँ है। तो इसमें देखिएगा सी ऑप्शन एकदम राइट होता है, सी वाला ऑप्शन, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही होता है। अब देखिए इसमें ए वाला कह रहा है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, ये तो होगा नहीं कि स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचान से कोई मतलब नहीं है। बी है दूसरों को अभिप्रेरित करने से कोई कौशल होगा नहीं। फिर है उसके बाद सी वाला तो है ही। डी है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने से जो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य ये नहीं माना जाएगा। जो अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ये है सी वाला ऑप्शन, यानी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। और हमने अभी बताया भी कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि का जो मतलब होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों को पहचानना। तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होता है। तो आइए अगला हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेओ वाइगोत्स्की के कारण संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन है संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन ये जो है थांडाइक का है। फिर सी है मानसिक प्रारूप स्कीमेजा, ये जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादन जिन्होंने दिया था ये थे आपके जीन प्याजे। तो सी और डी ये दोनों तो होगा नहीं। अब बचा बी वाला ऑप्शन सामाजिक अन्योन्य क्रिया। जी हाँ, लेओ वाइगोत्स्की जो थे ये समाज से जुड़े हुए थे, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन एकदम राइट होता है। और संतुलन ये तो होगा नहीं। तो आइए 24 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर है जब पहले सीखा गया कार्य नवीन कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे कहते हैं। यानी कि जो सीखा गया कार्य है उसको नवीन कार्य में जब सीखने के लिए जब कोई बाधा उत्पन्न करता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसमें निगेटिव प्रश्न कर रहा है, इसलिए हम निगेटिव उत्तर को ही ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन है नकारात्मक अधिगम अंतरण, या फिर सकारात्मक अधिगम अंतरण, या फिर शून्य अधिगम अंतरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सकारात्मक तो होगा नहीं क्योंकि हमें नकारात्मक इसमें ढूंढना है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। शून्य अधिगम, इसमें किसी भी प्रकार से एकदम रुका हुआ तो है नहीं कोई चीज़, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं कह रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ए वाला हमारा ऑप्शन सही जाता है। तो यहाँ पे 24 नंबर का ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है। तो आइए 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर में है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। तो रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? अंतर्दृष्टि, प्रयास या त्रुटि, अनुबंधन, या फिर पुनर्बलन। तो इसमें राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि। आइए अगला है 26 नंबर। वांछित और अच्छे व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाता है कुछ देर बाद, तुरंत, कभी कभी, या फिर परिस्थिति को ध्यान में रखकर। तो जो वांछित और अच्छे व्यवहार हैं, अगर कोई बच्चा कार्य कर रहा है अच्छे व्यवहार से या कोई प्रशंसा से कोई काम कर रहा है अगर बच्चा, तो उसको अगर पुनर्बलन का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, तो कुछ देर बाद देंगे तो उसकी मानसिकता घट जाएगी। बी है तुरंत, तो ये राइट आंसर होगा, यानी बी वाला, यानी कि तुरंत दिया जाए। यानी कोई बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे जो पुनर्बलन यानी फीडबैक जो दिया जाता है
उसे तुरंत उसी समय, जैसे बालक में आप कोई कक्षा में आप कोई जो है प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें कोई बच्चा बता पाता है उत्तर, कोई बच्चा नहीं बता पाता है, तो आप कहते हैं वाह बहुत अच्छे तुमने बता दिया और इन्होंने नहीं बता पाया। तो ये होता है जो है पुनर्बलन, तो वहाँ पे तुरंत दिया जाना चाहिए, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही जाता है। बाकी और सभी गलत हैं इसमें, कभी कभी ये भी गलत हो जाएगा, परिस्थिति को ध्यान में रखकर ये भी नहीं होगा और कुछ देर बाद ये भी नहीं होगा। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। लैटिन भाषा में प्रसूना का अर्थ है, तो लैटिन भाषा में प्रसूना का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्तिगत, अपूर्ण या फिर मुखौटा। तो इसमें प्रसूना का जो अर्थ होता है ये होता है मुखौटा। अगला है 28 नंबर। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुला करके किसी दूसरे व्यक्ति के गुण और अवगुण का जो अनुकरण आप करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है या फिर दमन कहलाता है या फिर प्रक्षेपण कहलाता है या तदात्मीकरण कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा द वाला ऑप्शन, यानी कि ये तदात्मीकरण कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के अवगुण और उनके अनुकरण को अगर आप सीखते हैं तो उसको तदात्मीकरण कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो आइए अगला है 29 नंबर। 29 नंबर है 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं? यानी 0 से लेकर के 25 तक के मानसिक आयु वाले जो बुद्धि लब्धि है उसको आप क्या कहेंगे? मूर्ख बालक कहेंगे, पिछड़े बालक कहेंगे या फिर मंद बुद्धि या फिर जड़ बालक? तो यहाँ राइट आंसर होगा द वाला ऑप्शन, यानी कि जड़ बालक। आगे है अंतिम और 30 नंबर। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है, कैसा बालक है? सामान्य बालक है, पिछड़ा बालक है, कुसमायोजित है या फिर विकलांग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये कुसमायोजित, यानी कि वो कक्षा से क्यों भाग जा रहा है इसका कारण बनता है क्योंकि वहाँ वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा कुसमायोजित। तो मित्रों अभी आपने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास पेडागोजी के आप लोगों ने देखा। तो मित्रों अगले वीडियो में